मुझे अपनी मौसी की बेटी से प्यार था, पर उसने मुझे मेरे छोटे कद की वजह से ठुकरा दिया। उसने यह कहकर अंगूठी मेरे मुंह पर मार दी कि मुझे तुमसे नफरत है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, छोटू की बीवी कहकर। वह रात मुझ पर सबसे भारी थी। मैं सब घर वालों से रूठ कर एक गांव में आ गया, जहां मुझे एक हकीम मिला जिसने मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी दी जिससे मेरा कद 5 इंच बढ़ गया। मैं बहुत खुश हुआ और अपने घर वापस आ गया। पर जब मुझे पता चला कि मौसी की बेटी की तो शादी हो गई है, तो मैंने रोहन की कहानी एक विचित्र विरोधाभास से शुरू हुई। उसका नाम रोहन था और उसके अस्तित्व के 2 पहलू हमेशा एक दूसरे से जूझते रहते थे। एक तरफ उसकी बुद्धिमत्ता की धूम दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अपने कस्बे का सबसे होशियार और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हर परीक्षा में, चाहे वह स्कूल की हो या कॉलेज की, वह हमेशा अव्वल रहता था। उसकी सफलताओं की सूची कभी खत्म नहीं होती थी और उसके माता पिता उस पर बहुत गर्व करते थे। लोग उसे देखकर कहते थे, यह लड़का कुछ बड़ा करेगा, यह देश का नाम रोशन करेगा। उसकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं था और वह खुद भी इस बात पर यकीन रखता था कि उसका भविष्य शानदार होगा। लेकिन उसके अस्तित्व का दूसरा पहलू उसकी बदकिस्मती की जड़ था। यह था उसका छोटा कद। जहां उसकी शैक्षणिक जीवन का सूरज अपनी पूरी चमक से चमक रहा था, वहीं उसकी सामाजिक और व्यावहारिक जीवन का चांद ग्रहण से ढका हुआ था। जब भी वह खेल के मैदान में कदम रखने की कोशिश करता, उसे तुरंत ही नकार दिया जाता था। बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो या कोई भी ऐसा खेल जिसमें शारीरिक कदकाठी महत्वपूर्ण हो, उसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता। इस अपमान ने उसके दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया था, जो समय के साथ और भी गहरा होता चला गया। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं बदल सकता था, और यही उसकी हर असफलता का कारण बनता था। फौजी बनने का सपना और निराशा की दीवार उसके दिल में बचपन से ही एक सपना पल रहा था, जो उसके सभी दुखों पर मरहम लगा सकता था। वह सेना में शामिल होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता था। उसके अंदर देश और समाज की सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने खुद से बहुत से वादे किए थे। जब भी कोई उससे पूछता, तुम बड़े होकर क्या बनोगे, वह गर्व से जवाब देता, मैं बड़ा होकर सेना में शामिल होऊंगा। इस जवाब पर लोगों के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती थी। वह उस समय उस मुस्कान का राज नहीं समझ पाता था। वे लोग उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए भी अंदर ही अंदर उसके छोटे कद का मजाक उड़ा रहे थे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। उसके सपनों की पूर्ति का समय आ गया। उसने सेना में शामिल होने के लिए सभी शैक्षणिक चरण पूरे कर ली और उसके अंक अपेक्षित अंकों से भी कहीं ज्यादा थे। उसे यकीन था कि इस बार उसकी काबिलियत को परखा जाएगा, न कि उसके कद को। लेकिन जब वह इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ तो उसकी सभी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं। उसके इंटरव्यू लेने वालों ने उसे सिर्फ और सिर्फ उसके छोटे कद की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड पर एक नजर तक नहीं डाली। यह क्षण उसके जीवन का सबसे दुखद क्षण था। वह इतना रोया और तड़पा जैसे किसी से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली गई हो। उसे लगा जैसे उसके सभी सपने, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ बेकार हो गया है। जैसे पौधों से फूल मुरझा गए हों या पेड़ों से पत्ते झड़ गए हों। उसका अस्तित्व बिल्कुल बेकार और खाली महसूस हो रहा था। वह खुद को किसी लायक नहीं समझता था। बनारस का सफर, माया से गहरा लगाव और एक नई उम्मीद, इस गंभीर दुख से बाहर निकलने के लिए उसके माता पिता ने उसे बनारस में उसकी बुआ के घर भेज दिया। वहां का वातावरण में एक अजीब सा सुकून था। बुआ के घर के चारों ओर विशाल खेत थे जो हरियाली से भरे हुए थे। इन खेतों में घूमना, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करना उसे एक नई जिंदगी दे रहा था। वह खेतों में बैठकर घंटों पक्षियों को चहकता देखता और ठंडी हवा को महसूस करता। बुआ के बच्चे, जो उसके हमउम्र थे, उसके साथ सारा दिन हंसी मजाक करते थे। उनकी मासूम शरारतें और बेफिक्री उसे अपनी उदासी भुलाने में मदद कर रही थीं। यहीं पर उसकी मुलाकात बुआ की बेटी माया से हुई। माया की उपस्थिति ने उसकी जिंदगी में जैसे बहार ला दी। उसकी चंचल और मनमोहक व्यक्तित्व ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह जब भी घर में इधर उधर घूमती तो उसे लगता था जैसे बाहर का मौसम आ गया है। उसकी मुरझाई हुई आत्मा में दोबारा से रंग भरने लगे थे। उसे लगा जैसे मुरझाए पौधों में फूल फिर से खिलने लगे हैं और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए हैं। उसकी मुस्कान और बातों ने उसके दिल में एक गहरी जगह बना ली। वह एक दुख से निकला ही था कि दूसरे प्रेम में गिरफ्तार हो गया। माया इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि वह उसे दिल की गहराई से चाहता है। वह उसे अपने भाइयों की तरह भाई समझती थी। उसने कई बार उसे इशारों में बताने की कोशिश की, मगर उसकी मासूमियत ने उसके इशारों को कभी समझने न दिया। परिवारों की सहमति और एक और असफलता का साया। उसने महसूस किया कि अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसने तुरंत अपनी माता से बात करके रिश्ता भेजने पर जोर दिया। उसकी माता उसके लिए रिश्ता तो ले गईं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और खुशी के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे।
उनकी आंखों में एक छिपी हुई परेशानी थी। उसे नहीं मालूम उन्होंने बुआ से क्या बात की थी, मगर उसकी माता काफी परेशान थी। बहरहाल उसकी सगाई उसकी बुआ की बेटी से तय हो गई और माता ने माया को अंगूठी पहना दी। वह अपने प्रेम के हासिल होने की खुशी में मग्न था। उसे लगा शायद उसकी माता को माया पसंद नहीं, मगर उन्होंने उसकी खुशी की खातिर यह रिश्ता कर दिया है। वह उस दिन बहुत खुश था, ये सोचकर कि आखिरकार उसके दिल का दर्द खत्म हो जाएगा और उसे उसका प्रेम मिल जाएगा। मगर उसकी खुशी अस्थायी साबित हुई। कुछ दिनों बाद उसके सिर पर एक और आफत टूटी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत उससे क्या चाहती है। उसकी बुआ की बेटी ने उसकी सगाई की अंगूठी वापस भेजवा दी थी और वजह फिर वही थी कि उसका कद छोटा था। चूंकि माया का कद उससे ऊंचा था, वह यह शर्मिंदगी सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी कि उसका पति उससे कद में छोटा हो। वह कहती थी कि लोग उसे बौने की पत्नी कहकर पुकारेंगे। उसकी बुद्धिमत्ता भी उसके छोटे कद को छिपा न सकी। उसका दिल दुनिया की हर चीज से उचट हो गया था। उसे लगता था यह सारी दुनिया उसे बौना बौना कहकर पुकार रही है। जिस दिन माया ने अंगूठी वापस भेजवाई, वह रात उस पर बहुत भारी गुजरी। वह इस हार और अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बदले की आग और एक जादुई आरशी। वह कहीं दूर भाग जाना चाहता था, दुनिया की नजरों से, सभी रिश्तेदारों के ताने से। वह एक असफल व्यक्ति था। उसका दिल चाहता था कि वह कोई जादुई छड़ी घुमाए और उसका कद सभी लोगों से बहुत ऊंचा हो जाए, बहुत ऊंचा। उसने अपने बचपन के दोस्त विजय के पास कुछ दिनों के लिए जाने का इरादा किया। उसने अपना जरूरी सामान बांधा और उसके गांव चला गया। वहां का वातावरण में जिंदगी में कुछ सुकून था। जब उसने अपने दोस्त को अपनी सारी कहानी सुनाई तो उसने उसे एक बहुत उपयोगी सलाह दी। उसने बताया कि उसके घर के पास एक वैद्य है जो कद बढ़ाने की दवा देते हैं और जिससे बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। उसने सोचा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाए। वह जब उस वैद्य के पास गया तो उन्होंने उसे 6 महीने का समय दिया। वह उनकी बताई हुई दवाओं का पाबंदी से इस्तेमाल करता था और उसे यकीन नहीं आता था कि दिन ब दिन उसका कद कैसे बढ़ता जा रहा है। उसे लगता था कि वह वैद्य कोई इंसान नहीं बल्कि एक जादुई व्यक्ति है जो उसे एक नई जिंदगी दे रहे हैं। सफलता का शिखर और बदले की योजना। इलाज के बाद वह बहुत खुश था और अपने घर वापस आ गया। उसे देखकर उसके घर वाले हैरान रह गए। उसके इलाके के सारे लोग उसे देखकर वाह वाह करने लगे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही लोग हैं जो उसके छोटे कद की वजह से उसे अपमान की नजर से देखते थे। आज वे उसे देखकर दंग रह गए हैं। एक तो वह बहुत बुद्धिमान था, दूसरे उसका कद इतना ऊंचा हो गया था कि कई लोग तो उसे कोई मसीहा या अवतार समझने लगे थे। इतनी इज्जत पाकर वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ये दुनिया भी क्या चीज है, बस दिखावे की। मगर उसे एक बात का बहुत दुख था कि उसकी बुआ की बेटी, जिसे वह बहुत पसंद करता था, उसने कहीं और शादी कर ली थी। वह सोचता था कि जब वह उसे देखेगी तो उसे ठुकराकर बहुत पछताएगी, क्योंकि उससे ज्यादा बुद्धिमान और चाहने वाला व्यक्ति उसे कभी नहीं मिल सकता था। उन्हीं दिनों उसके इलाके में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। उसने फैसला कर लिया कि एक तो वह इतना पढ़ा लिखा है और दूसरा उसमें हर तरह की खूबी मौजूद है कि वह सांसद बन सके। उसने चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया और लोग तो उसके दीवाने हो ही चुके थे। उन्हें लगता था कि वह कोई चमत्कार करके आया है और वह उसके इलाके के हालात भी बदल देगा। वह सांसद बन गया और उस दिन उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। उसके जीवन में अब सिर्फ एक ही कमी रह गई थी और वह थी उसका प्रेम। उसे लगता था कि पैसा और बुद्धिमत्ता हर चीज को खरीद सकते हैं। उसने वही किया। उसने अपनी बुआ की बेटी के पति विकास से रिश्ते बढ़ाना शुरू कर दिए। वह उससे बुद्धिमत्ता और शिक्षा में बहुत कम था और यह बात वह बहुत अच्छे तरीके से जानता था। उसने उसका विश्वास जीतने के लिए उसे एक बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी दे दी। उसने बहुत सोच समझकर पहले उसका विश्वास जीता था, फिर उसे ऐसी पोस्ट नौकरी में दी थी जिसे छोड़ने का वह सोच भी नहीं सकता था। कुछ समय में उसने उसे बता दिया कि उसकी पत्नी उसकी बुआ की बेटी है और वह अनजान रहा कि यह बात उसे अभी कुछ दिनों पहले ही पता चली है। वह धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग में उसकी पत्नी के लिए नफरत का जहर घुलने लगा और आखिरकार उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अधिकार का नशा और प्रेम का अंत। वह दिन उसकी अगली सफलता का दिन था, क्योंकि उसने इतने समय से इसी दिन के लिए मेहनत की थी। ये सब कुछ उसने अपनी बुआ की बेटी से दोबारा शादी करने के लिए किया था। अब वह चुपचाप तमाशा देख रहा था। उसकी बुआ की बेटी इद्दत में थी। सारी बिरादरी उस पर लानत भेज रही थी, क्योंकि एक तलाकशुदा औरत की उसकी बिरादरी में कोई इज्जत नहीं थी। उसे लगा उसकी सभी अपमान का बदला ले लिया गया है। उसे यकीन हो गया था कि भगवान हर कर्म का बदला समय पर लौटा देता है। वह इस पर खुश था क्योंकि वह अपनी बुआ की बेटी से शादी करना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसने अपनी माता से माया से शादी करने का इरादा जाहिर किया। पहले तो उसकी माता इस बात पर राजी नहीं थी, क्योंकि वह अभी तक उनका अपमान और उनका ठुकराया जाना भूली नहीं थी। लेकिन उसके जोर देने पर वे बुआ के घर एक बार फिर रिश्ता लेकर गईं। इस बार तो उसकी बुआ ने उन्हें दोनों हाथों से लिया, इतनी मेहमान नवाजी की और रिश्ते के लिए सोचने का समय भी नहीं मांगा और तुरंत हाँ कर दी। वह बहुत खुश था। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जिस दिन उनकी शादी थी। सभी रस्मों के बाद
वह अभी अपने कमरे में दाखिल हो ही रहा था कि उसके कानों में उसकी बुआ की बेटी यानी उसकी पत्नी माया की आवाज आई। वह वहीं रुक गया। वह फोन पर बातें कर रही थी और रोए जा रही थी, भगवान का वास्ता दे रही थी कि वह उसकी जिंदगी बर्बाद न करे। वह नहीं जानता था कि फोन पर दूसरी तरफ कौन है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह जाकर अभी उसे तलाक दे दे। माया उसे बहुत ही प्रिय थी, लेकिन ये क्या हो गया? क्या माया का किसी से नाजायज संबंध था जो उसे बताना नहीं चाह रही थी? वह कुछ देर वहीं आंगन में बैठ गया और सोचने लगा। इतने में ही उसके घर वालों ने उसे अकेला देखा तो उसे जबरदस्ती माया के पास कमरे में भेजा। वे सभी लोग खुशी के मूड में थे, उन्हें उसके हाल का कुछ भी मालूम न था। वह कमरे में जाकर एक तरफ होकर बैठ गया। माया ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन न तो उसने उससे बात की और न ही उसे मुंह दिखाया। उसके इस व्यवहार पर वह बहुत परेशान नजर आ रही थी, लेकिन उसका दिल उससे उचट हो गया था। उसे लग रहा था कि वह किसी से संबंध रखती थी और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अपने इस अनुमान पर उसे 100% यकीन था, इसीलिए उसने उससे बात भी न की और एक तरफ मुंह करके सो गया। सच्चाई का सफर और एक कड़वा अंत। सुबह उठा तो उसके घर वाले माया और उसका उदास चेहरा देखकर बहुत परेशान हुए। उसने कोई न कोई बहाना करके बात टाल दी। समय बीतता गया। वह माया से बातचीत नहीं करता था। वह कुछ काम की बात करती तो वह उसे जवाब दे देता था। माया ने बहुत बार उससे इस बात को पूछने की कोशिश की कि उसके दिल में क्या है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे उसकी गलती बताता। नहीं वह अपने घर वालों से कोई जिक्र कर सकता था। वह कहता था कि माया खुद ही उसे छोड़ दे, इसीलिए वह उसे परेशान करने लगा था। किसी न किसी बात पर उस पर गुस्सा करता था, लेकिन माया पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी कि उसे छोड़कर जाने का सोच भी नहीं पा रही थी। शायद एक तलाक के बाद वह दूसरी तलाक का दाग अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती थी। उसने सोचा कि उसने आखिरकार ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से उस पर यह कष्ट आया, और उसे समझ आ गई कि भगवान वास्तव में ही इंसान का हर कर्म उसे लौटा देता है। उसने माया से शादी करने की जो साजिश की थी वह पलटकर उस पर ही आई थी। उसने जानबूझकर माया का घर तोड़वाया था। अब उसे भी अपना घर बसाने की कोई इच्छा बाकी नहीं रही थी। उसका रोजाना का रूटीन बन गया था कि वह सुबह अपनी सीट पर बैठने के लिए निकल जाता था, इलाके वालों के सभी मसले हल करता था और देर रात तक वहीं बैठा रहता था। वह जल्द से जल्द इस शादी से छुटकारा पाना चाहता था, मगर उसके इतने अत्याचारों ने भी उसको इस घर से टस से मस न किया। वह उसकी माँ की खूब सेवा करती थी। एक दिन वह दोपहर में कुछ कागजात लेने के लिए घर आया तो देखा कि माया घर में मौजूद नहीं है। माँ से पूछने पर पता चला कि माया पास में ही कहीं डॉक्टर को दिखाने गई है। वह जब दराज में से कागजात तलाश कर रहा था तो वहीं उसे माया का मोबाइल नजर आया। उसने वहीं बैठकर सभी फोन कॉल और मैसेज देखे, जिससे उसे पता चला कि माया आज भी किसी से मिलने गई है। उसकी हालत गुस्से से बहुत बुरी थी। वह तुरंत माया के मैसेज में बताए हुए पते पर पहुंचा और उसने वहां क्या देखा? माया अपने पूर्व पति विकास से वहां बात कर रही है। शुक्र है माया ने उसे नहीं देखा। उसने उसके पूर्व पति की बातें सुनने में सफलता हासिल की। माया उससे मिन्नतें कर रही थी कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आऊंगी। और उसका पूर्व पति उसे कह रहा था कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि तुम एक बांझ औरत हो और तुमसे उसे कभी औलाद नहीं हो सकती। वह जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। समझ नहीं आई कि उसे क्या करना चाहिए। वह चुपचाप वहां से घर चला गया। उसे क्या खबर थी कि माया उससे यह बात छिपा रही है। वह तो समझा था उसकी पत्नी बेवफा औरत है, मगर वह तो उसके ही डर से अपने पूर्व पति से मिलती थी कि कहीं उनका रिश्ता न टूट जाए। उसकी पत्नी उसे यह भी बता रही थी कि वह उससे बहुत प्यार करती है और इसी वजह से उसे खोना नहीं चाहती। जब माया घर आई तो उसे घर में पाकर हैरानी में आ गई। उसने दफ्तर वापस जाने का इरादा टाल दिया था और माया को खाने के बाद कमरे में बुलाया। उसे उससे बात करना थी। माया बहुत ही हैरान हुई क्योंकि इससे पहले उसने उसे कभी बात न की थी। फिर उसने उसे शादी की रात से लेकर सभी कहानी बताई। माया रोने लगी और कहने लगी कि भगवान ने मुझे औलाद न देकर इस बात की सजा दी है कि मैंने तुम्हें छोटे कद की वजह से ठुकराया था। काश माया उसे पहले ही यह सब बता देती तो वह उसे कभी भी न ठुकराता, क्योंकि उसे माया से बेपनाह प्रेम था। उसे भगवान पर पूरा यकीन था कि अगर उसके नसीब में औलाद होगी तो उसे माया से ही औलाद मिलेगी। इसी तरह उन दोनों को अपने अपने किए की सजा मिली, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा कदम उठाने से पहले ही उसे सभी सच्चाई का पता लग गया और अब वे बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। एक नया आगाज और एक नया चुनौती। जैसे ही रोहन और माया ने एक दूसरे से सभी कड़वी सच्चाइयां साझा कीं, उनके बीच की दीवारें गिर गईं। प्रेम और विश्वास के एक नए अध्याय का आरंभ हुआ, जिसमें अतीत की कड़वी यादें धुंधला गई थीं। रोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने माया से माफी मांगी। माया ने भी रोहन के दर्द को समझा और उसे दिल से माफ कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत का फैसला किया। कुछ समय बाद जब उनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आईं, तो रोहन और माया ने एक दूसरे से अपने सपने बांटे। रोहन ने माया को बताया कि उसे अपने कद में वृद्ध के पीछे की सच्चाई मालूम हो चुकी थी।
वह वैद्य कोई जादुई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक कुशल सर्जन था जो आधुनिक उपचार के माध्यम से कद बढ़ाने में निपुणता रखता था। उस सर्जन का नाम डॉ जयंत था और वह अपनी सफलताओं के लिए गुप्त तरीकों पर अमल कर रहा था। डॉ जयंत का गुप्त अतीत और एक नया मिशन। डॉ जयंत एक पुरानी हवेली में रहते थे जो बनारस की गलियों में एक गुमनाम जगह पर स्थित थी। रोहन ने जब उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि डॉ जयंत अब वहां नहीं रहते थे। रोहन ने बहुत शोध किया और आखिरकार उसे डॉ जयंत के एक करीबी दोस्त का पता चला जो बनारस में ही एक छोटे से दवाखाने में काम करता था। उस दोस्त ने रोहन को बताया कि डॉ जयंत ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कद बढ़ाने की तकनीकों के शोध में बिताया था। डॉ जयंत का भी अतीत में एक दुखद अनुभव था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम नीना था। नीना की सगाई उसके कद की वजह से टूट गई थी। उसने शादी के लिए रिश्ते को ठुकराया था क्योंकि उसके कद का ठीका होना उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बनता था। नीना की मानसिक पीड़ा की वजह से वह बाद में मानसिक रोगी बन गई थी। इस घटना ने डॉ जयंत को गंभीर आघात पहुंचाया और उसने कद बढ़ाने के तरीकों पर शोध करना शुरू कर दिया। वह हर उस व्यक्ति की मदद करना चाहता था जो कद की समस्या से ग्रस्त था। उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, बल्कि समाज की इस संकीर्ण सोच को खत्म करना था जो लोगों के बाहरी रूप को महत्व देती है। नीना की मृत्यु के बाद डॉ जयंत ने एक निर्णायक कदम उठाया और उस जगह से दूर जाने का इरादा कर लिया ताकि वह अपनी शोध को और व्यापक कर सके। ये सभी बातें सुनकर रोहन पर गंभीर निराशा छा गई। वह अपने दुख में नीना का जिक्र सुनकर हैरान रह गया और सोचा कि उसका और नीना का दर्द एक ही जैसा था। रोहन ने माया के साथ मिलकर डॉ जयंत को तलाश करने का फैसला किया ताकि वह उनकी मदद कर सके और उनकी इस कोशिश को दुनिया के सामने ला सके। रोहन ने माया को एक दिन बताया कि वह एक धर्मार्थ संस्था खोलना चाहता है जहां वह उन सभी लोगों की मदद करेगा जो कद की समस्या से परेशान हैं। माया भी उसके इस फैसले पर उसके साथ खड़ी थी और उसने उसकी पूरी मदद की। उन्होंने कई महीनों की तलाश के बाद आखिरकार डॉ जयंत का पता लगा ही लिया। वह एक दूसरे शहर में एक गुमनाम जगह पर रहते थे और अपना समय शोध और अध्ययन में बिता रहे थे। रोहन और माया ने डॉ जयंत से मुलाकात की और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। डॉ जयंत ने रोहन और माया की कहानी सुनकर बहुत खुशी का इजहार किया और कहा कि वह उन दोनों के लिए उनकी कोशिश में मदद करने के लिए तैयार हैं। नए पात्र डॉ अनिकेत और आरती और रोशनी का सफर। रोहन और माया ने डॉ जयंत के सहयोग से एक धर्मार्थ केंद्र की नींव रखी जिसका नाम उन्होंने रोशनी रखा। यह केंद्र उन सभी युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बना जिन्हें अपने कद की वजह से सामाजिक उपहास का सामना था। केंद्र की स्थापना में एक और महत्वपूर्ण पात्र सामने आया। वह था डॉ अनिकेत, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और नामी चिकित्सक था। डॉ अनिकेत ने अपने पिता, जो कि एक पुराने वैद्य थे, से कद बढ़ाने की दवा के बारे में सुना था। उन्होंने रोहन और माया के धर्मार्थ केंद्र में शामिल होने का फैसला किया और अपनी सेवाएं पेश कीं। इस केंद्र की एक और सदस्य आरती थी, जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती महिला थी। आरती खुद एक कमजोर कद की लड़की थी जिसने समाज में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। आरती ने डॉ अनिकेत और रोहन की मदद से एक नया कृत्रिम कद बढ़ाने का सिस्टम बनाया। यह एक वैज्ञानिक तरीका था जो कद बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करता था। रोहन, माया, डॉ अनिकेत और आरती की टीम ने एक साथ मिलकर रोशनी को एक बहुत बड़े धर्मार्थ संस्थान में बदल दिया। उनके पास बहुत से युवा आए जिनमें से कुछ को कद बढ़ाने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी और कुछ को मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत थी। इनमें से एक लड़का आदित्य था जो कद छोटा होने की वजह से बहुत परेशान था। आदित्य की कहानी सुनकर रोहन को अपना अतीत याद आ गया। वह यह देखकर बहुत दुखी हुआ कि यह लड़का भी उसी तरह के दुखों से गुजर रहा है जिससे वह एक समय में गुजर चुका है। आदित्य को भी सेना में शामिल होने का बहुत शौक था, लेकिन वह इस काबिल नहीं था कि वह सेना में शामिल हो सके। रोहन ने उसकी मदद की और उसे मनोवैज्ञानिक मदद भी प्रदान की। आदित्य ने अपनी कोशिशों से अपना कद बढ़ा लिया और सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना पूरा किया। रोहन ने अब एक नया उद्देश्य बना लिया था कि वह लोगों को न सिर्फ कद में वृद्धि का इलाज प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें यह भी बताएगा कि किसी के कद काठी पर मजाक उड़ाना एक अपराध है। रोहन ने यह भी महसूस किया कि उसका और माया का सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन उनका एक दूसरे पर यकीन और भरोसा ही था जिसने उन्हें इस सफर को जारी रखने में मदद दी। वे दोनों एक दूसरे के लिए संपूर्ण थे और उनका प्रेम एक दूसरे की कमजोरियों ने नहीं बल्कि एक दूसरे की खूबियों ने मजबूत बनाया था। रोहन और माया आज भी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका धर्मार्थ संस्थान रोशनी आज भी बहुत से लोगों की जिंदगियों में खुशी की किरणें बिखेर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम और संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सबक भी है जो हमें यह सिखाता है कि इंसान की सुंदरता उसकी आंतरिक शख्सियत और काबिलियत में होती है, न कि उसके बाहरी रूप रंग में।
एक नई कहानी का आगाज। श्रीमती हेमा और वैद्य दाऊद। जब रोहन और माया अपने धर्मार्थ संस्थान रोशनी के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे थे तो उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक दिन रोशनी में एक रहस्यमय बुजुर्ग महिला आई जिनका नाम श्रीमती हेमा था। वह बहुत अमीर थीं, लेकिन उनका चेहरा परेशानी और पछतावे से भरा हुआ था। उन्होंने रोहन को बताया कि उनका एक पोता है जिसका नाम फैजान है और वह अपने कद की वजह से बहुत शर्मिंदा रहता है। श्रीमती हेमा ने रोहन को एक बहुत ही कीमती जानकारी दी, एक गुप्त दवा जो कद में वृद्धि कर सकती है। उन्होंने बताया कि यह दवा एक सदियों पुरानी जड़ी बूटियों से बनती है और उसे एक बुजुर्ग वैद्य दाऊद बनाते हैं जो हिमालय के पहाड़ों में रहते हैं। श्रीमती हेमा ने यह भी बताया कि वह यह सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके परिवार में से किसी ने डॉ जयंत के साथ कोई बुरा किया था। डॉ जयंत का दूसरा रूप और एक अज्ञात पत्र सैक्ट। रोहन और माया ने तुरंत श्रीमती हेमा की दी हुई जानकारी पर अमल करने का फैसला किया। वे डॉ जयंत के पास गए और उनसे उनके अतीत के बारे में पूछा। डॉ जयंत ने इस बार उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उनके परिवार की एक बुजुर्ग महिला का कद बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनके परिवार ने एक व्यक्ति को किराए पर लिया जिसका नाम शक्ति था और उन्होंने शक्ति से कहा कि वह कद को कम करने की दवा बनाकर दें। शक्ति की यह दवा सफल नहीं हुई और वह व्यक्ति इस दवा की वजह से मानसिक रोगी बन गया। डॉ जयंत को इसका बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कद की समस्या पर शोध शुरू कर दिया और इसी दौरान वह कद को बढ़ाने के तरीके को आविष्कार करने में सफल हो गए। लेकिन उनके दिल में इस बात का डर था कि वे लोग इसे फिर से इस्तेमाल न करें और किसी को नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए उन्होंने अपना नाम और पता बदलकर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। रोहन की बहादुरी और सच्चाई का यह सफर जारी था, लेकिन अचानक उसे एक अज्ञात पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि अगर तुम वैद्य दाऊद से मिलना चाहते हो तो तुम्हें एक निर्धारित समय पर एक गुमनाम जगह पर आना होगा। वह जगह एक पुराना मंदिर था जिसके पास एक पुराने कुएं की दीवार पर एक गुप्त निशान था। जब रोहन वहां पहुंचा तो उसे और एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह अगले दिन उसी समय वहां एक और गुप्त जगह पर पहुंचे। इससे रोहन का शक बढ़ गया कि यह कोई साजिश है। रोहन ने तुरंत अपने दोस्त विजय को फोन किया और उससे मदद मांगी। विजय और हर्ष की मदद और एक नया सफर। विजय ने रोहन को बताया कि यह एक प्रकार का खेल है जो पुराने समय में खजाने की खोज में खेला जाता था और इसकी जानकारी सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती थी। उसने कहा कि इस खेल में उनका एक और पुराना दोस्त हर्ष भी शामिल हो सकता है जो अब एक जासूस बन गया है। हर्ष ने उन्हें बताया कि वैद्य दाऊद वास्तव में हिमालय के पहाड़ों में रहते हैं और उनकी दवाओं का एक अलग ही फायदा है। उसने यह भी कहा कि इस खेल को खेलने वाले वे लोग हैं जो तुम पर अपनी सफलता की वजह से जलन करते हैं। वे तुमको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं और इस खेल के माध्यम से तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। रोहन, माया और विजय ने जासूस हर्ष की मदद से हिमालय के पहाड़ों में वैद्य दाऊद की तलाश शुरू की। उनका सफर एक नई ही परीक्षा थी। उन्हें वहां पहुंचने के लिए बहुत से गुप्त और दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ा। एक जगह उन्हें एक और पत्र मिला जिसमें लिखा था कि तुम सभी को योगी अनंग से मिलना होगा जो तुम्हें वहां तक पहुंचने का राज बताएगा। योगी अनंग एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जो वहां की सुंदरता और शांति में रहकर अपनी जिंदगी गुजारते थे और उस इलाके की रक्षा भी करते थे। रोहन को यह सब एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वह हर कीमत पर वैद्य दाऊद तक पहुंचेगा। रोहन ने महसूस किया कि उसका यह सफर सिर्फ एक दवा की खोज नहीं था, बल्कि खुद को समझने और अपनी जिंदगी का उद्देश्य तलाश करने का एक सफर था। वह अब लोगों की मदद कर रहा था और उनके दिलों में उम्मीद जगा रहा था। वह यह जान गया था कि एक इंसान की सच्ची सुंदरता उसकी क्षमताओं में नहीं बल्कि उसके चरित्र में होती है। योगी अनंग की परीक्षाएं, आदित्य का आगमन और अनोखे रहस्य। रोहन, माया और विजय ने योगी अनंग से मुलाकात की जो उनका हिमालय में इंतजार कर रहे थे। योगी अनंग की शख्सियत पर एक रहस्यमय शांति छाई हुई थी। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो हजारों साल का ज्ञान लिए हुए थी। उन्होंने रोहन को बताया कि वैद्य दाऊद तक पहुंचने के लिए उन्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये परीक्षाएं सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी थीं। पहली परीक्षा मौन की घाटी से गुजरना था जहां कोई भी बात नहीं कर सकता था। दूसरी परीक्षा भ्रमों के जंगल से गुजरना थी जहां इंसान के सबसे बड़े डर और भ्रम उसके सामने आ जाते थे। तीसरी और आखिरी परीक्षा आत्मज्ञान की झील में एक खास जगह पर पहुंचकर सच्चाई की तलाश करना था। रोहन ने ये सभी बातें सुनकर हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वह हर कीमत पर इन परीक्षाओं को पूरा करेगा ताकि वह वैद्य दाऊद तक पहुंचकर सच्चाई तक पहुंच सके। जब रोहन और उसकी टीम इस सफर पर निकले तो उनके सामने एक नया चुनौती आ गया। अचानक उनके सामने एक व्यक्ति आ गया जो उनका पीछा कर रहा था। वह व्यक्ति आदित्य था जो रोहन के धर्मार्थ संस्थान रोशनी का पहला मरीज था। आदित्य को जब रोहन के सफर का पता चला तो उसने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
वह रोहन के लिए सम्मान और प्रेम रखता था और उसने महसूस किया कि यह रोहन के लिए महत्वपूर्ण है। आदित्य भी इस सफर में शामिल हो गया और उसने महसूस किया कि वह रोहन की मदद कर सकता है। जब सब एक साथ थे तो आदित्य ने एक बहुत बड़ा राज खोला। उसने रोहन को बताया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका परिवार कई पीढ़ियों से वैद्य दाऊद की पीढ़ी से जुड़ा हुआ था। दरअसल वह वैद्य दाऊद का एक भतीजा था जिसने अपना नाम बदल लिया था ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। उसने यह भी बताया कि वह यह सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वह अपने परिवार की इज्जत को बहाल कर सके और वह उन लोगों को सजा दे सके जिन्होंने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया था। वह चाहता था कि लोग यह न जाने कि वह उस पीढ़ी से है जिसने उस समय कद में कमी करने की दवा का आविष्कार किया था, जिससे उसके परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ा था। परीक्षाओं का आरंभ और एक अप्रत्याशित खुलासा। रोहन की टीम ने पहली परीक्षा मौन की घाटी में प्रवेश करने का फैसला किया। ये एक बहुत ही मुश्किल सफर था। इस घाटी में हर प्रकार के जानवर थे जो उनका पीछा करते थे, लेकिन उनकी आवाजें नहीं आती थीं क्योंकि कोई बोल ही नहीं सकता था। उनका रास्ता बहुत ही खतरनाक था। इस घाटी में सिर्फ इंसान की आंख और शरीर ही काम कर सकता था और इसके अलावा कोई भी बात नहीं कर सकता था। जब वे दूसरी परीक्षा भ्रमों के जंगल में दाखिल हुए तो उनके सामने उनके सभी डर और भ्रम आ गए। रोहन को अपने सामने अपनी पूर्व पत्नी माया नजर आने लगी, जिसने उसे एक बार फिर से अस्वीकार कर दिया। उसके दिल में एक ही विचार आ रहा था कि वह क्यों न ऐसा कर दे कि वह उसको हमेशा के लिए छोड़ दे। वह यह सोचकर एक बार फिर निराश हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माया की आवाज ने उसे रोक लिया, जिसने उसे हौसला दिया और कहा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। इसी तरह आदित्य को भी अपने सामने अपना परिवार और रिश्तेदार नजर आने लगे जो उस पर जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन उसने भी यह महसूस कर लिया कि वह एक भ्रम में है और उसने अपने आप को इस भ्रम से बाहर निकाला। इन सभी परीक्षाओं के बाद वे आत्मज्ञान की झील तक पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि उनका यह सफर सिर्फ एक दवा की खोज नहीं था, बल्कि एक दूसरे को समझने का सफर था। उन्हें महसूस हुआ कि एक दूसरे की मदद करना ही इंसान की असली सफलता है। जब वे झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वैद्य दाऊद उनका इंतजार कर रहे हैं। वह कोई बूढ़े बाबा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही युवा व्यक्ति थे। ये देखकर रोहन हैरान रह गया। वैद्य दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप कोई दवा तलाश कर रहे हैं? रोहन ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। वैद्य दाऊद ने उन्हें बताया कि वास्तविक शक्ति और महानता आंतरिक होती है, वह बाहरी सुंदरता में नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि वे लोग जो इंसानों की शारीरिक खूबियों को उनकी असली पहचान समझते हैं, वे गलत हैं। वैद्य दाऊद ने कहा कि वह कोई जादुई दवा नहीं बनाते, बल्कि वह लोगों को यह सिखाते हैं कि वे अपने आंतरिक सच को स्वीकार करें। उन्होंने रोहन से कहा कि तुमने खुद अपने आप को स्वीकार किया है और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया है। यह सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका यह सफर सिर्फ एक दवा की खोज नहीं था, बल्कि खुद को स्वीकार करने का एक सफर था। उसने खुद को स्वीकार कर लिया था और उसकी जिंदगी की सारी कड़वाहटें खत्म हो गई थीं।